जय हिंद दोस्तों, मूडीज क्लासेस में आप सभी का स्वागत। हम यहाँ पे सी टेट MP टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज मैथ पेडागॉजी की लेके चल रहे हैं। इसके पहले हमने 6 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आप कृपया जाइए और उन सभी वीडियो को देखिए, क्योंकि आपकी परीक्षा के दृष्टि से वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम यहाँ पे MP टेट सी टेट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं मैथ में, उनकी नेक्स्ट पार्ट लेके चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रगति के बारे में सबसे उपयुक्त है। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं कि गणित की प्रगति के बारे में सबसे उपयुक्त क्या है। पहला यह है कि यह बच्चों को सृजनात्मक बनने में सहायता करता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि गणित की प्रगति क्या होती है, क्योंकि बच्चों को सृजनात्मक बनाने में सहायता करता है। सृजनात्मक मतलब कि उसके बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक, तार्किक बुद्धि में क्या करता है, वृद्धि करता है। दूसरा क्या बोलता है, यह बच्चे की कल्पना को पोषित करने में सहायता करता है। बिल्कुल सही है, ये बच्चे की जो भी कल्पना है, सोचने की शक्ति है, वो क्या सोच सकता है, वो क्या कर सकता है, इसमें क्या गणित की प्रगति का बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल सही, दूसरा भी ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट क्या कहता है, यह निम्नात्मक विवेचन तर्क पर आधारित है। बिल्कुल सही है, क्या अगर उसकी गणित की प्रकृति अच्छी है, गणित वो समझ सकता है, तो तर्कशील हो सकता है। तो ऑप्शन 1, 2 और 3 तो हमें बिल्कुल सही लग रहा है। और यह हमेशा अभिसारी, बिल्कुल ये गलत है। यह कभी कभी क्या अपसारी भी होता है। अपसारी और अपसारी के बारे में आपको अलग से बता दूंगा। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, 2 और 3। ठीक है, तो गणित की प्रगति कैसी होती है, यह बच्चे को सृजनात्मक बनाने में सहायता करती है, यह बच्चे की कल्पना को पोषित करने में सहायता करता है, और यह बच्चे की तर्क शक्ति पर आधारित होती है और तर्क शक्ति पर आधारित है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, बच्चों में गणितीय अभिरुचि को विकसित करने के लिए एक अध्यापिका निम्नलिखित गतिविधियां अपनी कक्षा में करवाती है। इसमें से वह चुनिए जो उसके उद्देश्य को पूरा करने में प्रभावी नहीं है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्या पूछा है, प्रभावी नहीं है। ठीक है, आपको याद रखना है क्या पूछा है, प्रभावी नहीं है। इस नहीं शब्द को आप जरूर याद रखिएगा, प्रभावी नहीं है। क्या बोलता है, पहले क्या बोलता है, वह हमेशा उस विद्यार्थी की प्रशंसा करती है जो कक्षा में परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त करती है। बिल्कुल ये गलत। अगर आप ऐसा करेंगे तो बच्चे की सोचने और कल्पना करने की शक्ति पर बुरा असर पड़ेगा, वो हीन भावना उसके अंदर प्रकट होगी। ठीक है, तो आपका ये क्या है, तो क्या बोला, प्रभावी नहीं है, मतलब ये आपका ऑप्शन नंबर पहला सही हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला सही हो गया, क्योंकि इसने पहले ही बोल दी कि ये अगर आप होशियार बच्चों की प्रशंसा कक्षा में हमेशा करते रहेंगे आप, तो और अदर बच्चों में क्या होगी, हीन भावना उत्पन्न होगी। तो ये क्या बोला है, प्रभावी नहीं है, मतलब यही उद्देश्य प्रभावी नहीं है। दूसरा भी ऑप्शन देख लेते हैं, वह बच्चों को भारतीय गणितज्ञों और उनके योगदान की वीडियो दिखाती है। ये सही है, मतलब ये क्या दोस्त को प्रभावी, ये तो प्रभावी है। तीसरा बोलता है ये कक्षा में गणितीय पहेलियाँ और जादुई वर्ग हल करने के लिए देते हैं। बिल्कुल सही है, इन्होंने अपनी कक्षा में एक गणितीय कोना बनाया है जहाँ पर विद्यार्थी विभिन्न गणितीय गतिविधियाँ कर सकते हैं। बिल्कुल सही, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसने बोला प्रभावी नहीं है। ये तीनों तो प्रभावी हैं, ये तीनों क्या है, प्रभावी हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 प्रभावी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, प्रियदर्शिनी ने 4.8 किलोग्राम बादाम, 2500 ग्राम किशमिश और 3.5 किलोग्राम काजू को मिला दिया तथा इस मिश्रण के बराबर 3 दर्जन पैकेट बना दिए। प्रत्येक पैकेट का भार क्या है। चलिए हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि 4.8 किलोग्राम बादाम और 2500 ग्राम किशमिश। हम पहले किसी एक राशि में बदल लेते हैं, या तो हम ग्राम में बदल लें या तो किलोग्राम में बदल लें, लेकिन हमें आंसर किस में दिया हुआ है, ग्राम में दिया हुआ है, तो इसीलिए हम पहले सभी अंकों को ग्राम में बदल लेते हैं। चलिए बदलते हैं। यहाँ पे 4.8 किलोग्राम को क्या लिख सकते हैं, आपको पता है कि 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है, 1 kg बराबर क्या होता है, 1000 ग्राम। तो 4.8 किलोग्राम क्या हो जाएगा, 4.8 किलोग्राम क्या हो जाएगा, 4800 ग्राम। 4.8 किलोग्राम बराबर क्या हो जाएगा, 4800 ग्राम। ठीक है, और 2500 ग्राम दिया ही है, और क्या दिया है, 2500 ग्राम और 3.5 ग्राम, और 3.5 किलोग्राम क्या लिख सकते हैं, 3500 ग्राम।
ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है, मिश्रण में बराबर 3 दर्जन पैकेट बनाने हैं। 3 दर्जन पैकेट मतलब 3 दर्जन पैकेट मतलब क्या हुआ, 1 दर्जन कितना होता है 12, तो 3 दर्जन कितना होगा 12 3 36। तो अब क्या करना है, इन सभी को हमको क्या करना है, इनसे भाग दे देना है सभी को जोड़ के। चलिए सभी जोड़ते हैं। तो क्या आया था अपना 4800 आया था, प्लस 2500 था, दिया ही था पहले से, और नेक्स्ट क्या है 3500 बटे क्या दिए, कितने दर्जन पैकेट बनाना है 3 दर्जन। 3 दर्जन मतलब 1 दर्जन कितना 12। ठीक है, ऐसे सॉल्व करिए। तो क्या सॉल्व करेंगे आप, तो सभी का एडिशन कितना हो जाएगा 4800 2500 3500। आप अपनी नोटबुक में नीचे लिखिए और हल करिए, तो ये हमको मिल जाएगा। मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व करिए। मैं वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करके आपको बताता हूँ। तो कितना हो जाएगा 4800 2500 और 3500। सॉल्व करिए। 0 0 5 5 10 8 18 की 8 हाथ सिलाइए कि 4 4 3 7 7 3 10 1000 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 10,800 आ गया। अब इसमें क्या करना है आपको 36 का भाग देना है, किस में 10,800 में भागे 36। ठीक है, तो 36 तिहाई 108, तो कितना आ गया 300। आपका ऑप्शन नंबर 3 से राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। कौन सा सही नहीं, याद रखिएगा इसमें ऐसे क्वेश्चन आपको घुमाएगा कौन सा सही नहीं है। पहला क्या बोलता है कि विद्यार्थियों की त्रुटियां उसके सोचने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देती है। ठीक है, दूसरा क्या बोलता है, गणित में त्रुटियां अधिगम का हिस्सा होती हैं। तीसरा क्या कहता है, गणित में त्रुटियां शिक्षकों को उसके पाठ की योजना बनाने में मदद करती हैं। और चौथा ऑप्शन क्या कहता है, विद्यार्थियों की त्रुटियों को अनदेखा कर देना चाहिए क्योंकि त्रुटियों की ओर इशारा उनको प्रेरणाहीन करेगा। तो यहाँ पे चलिए हम क्वेश्चन को समझते हैं। बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। पहला कहता है विद्यार्थियों की त्रुटियां उसके सोचने की प्रक्रिया के चिंतन में जानकारी देती हैं। बिल्कुल सही है। क्यों, देखिए अगर विद्यार्थी कोई बच्चा है, अगर वो कोई गलत करेगा, कुछ गलत सवाल लगाएगा, गलत प्रश्न के बारे में वो उत्तर देगा, तो उसमें त्रुटियां होगी। अगर त्रुटियां होगी तो वह उसको उसकी जानकारी उसको शिक्षक के द्वारा मिलेगी और उस पर वो चिंतन करेगा कि यह हमसे त्रुटियां हुई कैसे। तो ये क्या है, बिल्कुल सही है। मतलब इसमें पूछेगा सही नहीं है, ये तो सही है, ये तो ऑप्शन होगा नहीं। दूसरा क्या बोलता है, गणित में त्रुटियां अधिगम का हिस्सा होती हैं। बिल्कुल, अधिगम मतलब क्या होता है, पढ़ना, लर्निंग करना। तो क्या जब आप पढ़ेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि आपसे त्रुटि होना ही है। इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसी भी कोई चीज़ नहीं है कि जिसकी 100% इफिशियंसी हो। यहाँ तक कि इवन सॉफ्टवेयर की भी 100% इफिशियंसी नहीं है। तो गणित की त्रुटि में अधिगम हिस्सा होता है, ये तो सही है, लेकिन इसमें त्रुटियां भी होती हैं, ये भी ऑप्शन सही है। 2 ऑप्शन क्या है, मतलब इस ऑप्शन के हिसाब से ये ऑप्शन नहीं होंगे, लेकिन ये ऑप्शन सही है। तीसरा क्या बोलता है, गणित में त्रुटियां शिक्षकों को उनके पाठ की योजना के बारे में मदद करती हैं। बिल्कुल सही है। अगर जैसे बालक क्या त्रुटियां करते हैं और शिक्षक से भी त्रुटि होगी तो इसको क्या होता है, तो जो नई योजना पाठ योजना बनाते हैं तो उसको क्या करते हैं, बेहतर तरीके से पैसे उसको पढ़ते हैं, फिर विद्यार्थियों को उसके बारे में बताते हैं। तो हमको यहाँ पे क्या है कि गणित में त्रुटियां शिक्षकों को उनके पाठ की योजना बनाने में मदद करती हैं। बिल्कुल सही है। चौथा क्या बोलता है, विद्यार्थियों की त्रुटियों को अनदेखा कर देना चाहिए क्योंकि त्रुटियों की ओर इशारा उनको प्रेरणाहीन करेगा। बिल्कुल गलत, ये सही नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। त्रुटियों को अनदेखा नहीं करना चाहिए क्योंकि आप त्रुटियों को अनदेखा कर देंगे तो आने वाले पाठ योजना जो बनाए हैं, जो इकाई योजना बनाए हैं आप, तो उस पर खरा नहीं उतरेंगे और आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए त्रुटियों को हमेशा आपको आगे चल के सुधारना है, तभी आप एक अच्छे विद्यार्थी और अच्छे शिक्षक बन सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसमें पूछा था कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है। यदि इस वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए, यदि इस वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए तो वह नया क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, वर्ग की भुजा दी है, वर्ग की भुजा को मान लीजिए क्या मान लीजिए, ए मान लीजिए। ए बराबर कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल को पता होगा तो क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। तो क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 25। ठीक है, फिर क्या बोला है, यदि वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए, मतलब वर्ग की भुजा कितनी है
इसी को अगर 2 गुनी कर दी जाए तो कितना हो जाएगा, 5 गुने 2 तो कितना हो जाएगा 10। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है आप वैसे वैसे सिर्फ हल कर जाइए। 2 गुनी कर दी जाए तो नया क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा, तो नया क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा, नया क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर, तो 10 10 10 दहम 100। ठीक है, तो क्या बोला है, तो ये हो गया क्या, नया क्षेत्रफल हो गया। तो क्या बोला, नया क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा, ये कितना था 25 था और ये कितना आ गया 100 आ गया। ये पुराना क्षेत्रफल था, ये नया क्षेत्रफल, तो दोनों कितने गुना हो गया, 25 100 को 100, 4 गुना। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित समूहों में से किसमें सभी त्रिआयामी आकृतियां हैं। त्रिआयामी आकृतियां पूछा है, मतलब जिसमें 3 डायमेंशन होती है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं क्या बोलता है, उनमें से किसमें सभी त्रिआयामी त्रिआयामी आकृतियां मतलब जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हों। तो इसमें क्या है, घन घनाभ अर्धवृत्त। देखिए घन में तो होती है, घनाभ में भी होती है और अर्धवृत्त में नहीं होती, तो आपका ऑप्शन नंबर पहला गलत हो गया। दूसरा क्या बोलता है, घन घनाभ वृत्त शंकु, वृत्त में भी नहीं होती, आपका ऑप्शन ये दूसरा भी गलत हो गया। तीसरा क्या बोला, घन घनाभ वृत्त त्रिभुज, ये भी आपका गलत हो गया। तो जब 3 ऑप्शन गलत हो गया तो आप स्वाभाविक सी बात है आपका चौथा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे मैं आपको घन घनाभ और घन घनाभ गोला और बेलन का आकृति बना के दिखाता देता हूँ। चलिए देखते हैं। ये क्या हो गया आपका, घन हो गया। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा घनाभ, क्या आ जाएगा, फिर ये आएगा आपका घनाभ आ गया। फिर गोला, देखिए वृत्त और गोला में अंतर होता है। गोला क्या है, एक 3 डायमेंशनल इकाई है, ये यहाँ पे ये क्या आ जाएगा गोला, और चौथा क्या आ जाएगा बेलन। बेलन को कैसे बनाएंगे, ये आपका क्या हो गया बेलन। यहाँ पे अच्छा नहीं बन पा रहा है लेकिन ये सेम बनेगा, इनका क्या रहेगा सेम रहेगा ऐसा बेलन। तो ये क्या होगा आपका घन, ये घनाभ, ये गोला और ये बेलन। ठीक है, तो ये क्या है त्रिविमीय त्रिआयामी आकृतियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, गणितीय अधिगम सामग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, गणितीय अधिगम सामग्री है। पहला ऑप्शन क्या कहता है, सूत्र के प्रदर्शन में शिक्षकों की सहायता करती है। दूसरा क्या बोलता है, स्वतः अधिगमन में विद्यार्थियों की सहायता करती है। तीसरा बोलता है निर्देशन देने में शिक्षकों की सहायता करती है। और चौथा बोलता है कक्षा में अधिगमन वातावरण का निर्माण करने में सहायता करती है। देखिए गणितीय अधिगम सामग्री क्या होती है, जैसे कि अबेकस हो गया, बोर्ड हो गया, पहेलियाँ हो गई, ये गणित के खेल हो गया, गणित जो क्या होती हैं, ये जो खेल गणित से खेल हो गए, पहेलियाँ हो गई, बोर्ड हो गया, ये क्या होते हैं गणित को रोचक बनाती है। तो क्या होता है कि विद्यार्थी को स्वयं अधिगमन में सहायता करती हैं। ये क्या होती है, बच्चों को अगर आप इनको सामने रख देंगे बच्चों तो बच्चे इसे कुछ ना कुछ स्वयं ही सीख लेंगे। तो क्या स्वयं ही अधिगमन को सहायता करती हैं और कक्षा में अधिगमन वातावरण निर्माण करने में सहायता करती हैं। और जो कक्षा में क्लास में तो एक पढ़ाई का वातावरण निर्माण करने में सहायता करती है। तो इस तरह की व्याख्या से हमें यह प्राप्त होता है कि सूत्र के प्रदर्शन में शिक्षकों की सहायता करती है, बिल्कुल गलत, ये नहीं होगा। दूसरा क्या बोलता है, दूसरा बोलता है कि स्वतः अधिगम विद्यार्थी की सहायता करती है, बिल्कुल सही है। तीसरा क्या बोलता है निर्देशन देने में शिक्षकों की सहायता करती है, बिल्कुल गलत है। सामग्री निर्देशन देने में क्या सहायता करेगी। चौथा क्या बोलता है कक्षा के अधिगम वातावरण का निर्माण करती है, बिल्कुल सही है। तो आपको ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 सही है। ऑप्शन नंबर 2 और 4 किस में है, ऑप्शन नंबर 3 में। इस तरह क्वेश्चन को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। और ये कैसे आएगा, प्रैक्टिस से आएगा। जितना प्रैक्टिस करेंगे, मैं इसीलिए यहाँ पे सी टेट एम पी टेट का पूरा प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ कि 2011 से 2024 के बीच जितने भी प्रैक्टिस सेट में गणित के क्वेश्चन आए हुए हैं, अगर
आप या तो सी टेट कर लीजिए, अगर आप सी टेट के क्वेश्चन कर लिए हैं तो वही रिपीट क्वेश्चन होते हैं, एमपी टेट में होते हैं, वही जी टेट में होते हैं, यूपी टेट में होते हैं। तो आप ये सीरीज को कृपया पूरा देखिए, मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको 30 नंबर कहीं नहीं जाएगा। पहले मैं गणित एवं शिक्षण शास्त्र की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को सॉल्व करूँगा और इसके बाद मैं सीडीपी, ईवीएस और हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत जो भी आप कहेंगे कमेंट में आप लिखेंगे, मैं उसकी सारी सीरीज प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज लेके आऊँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से आपको कम से कम 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन पूछेगा ही, 100% आप ये नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या बोलता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार देश भर में विभिन्न विषयों में ओलंपियाड और प्रतियोगिताएं होंगी। कैसे होंगी? सरल होंगी, मजबूत होंगी, हतोत्साहित होंगी या कम होंगी? बिल्कुल सही बात है कि इसमें क्या होंगी, मजबूत होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, प्रतियोगिताएं किसके लिए की जाती हैं? मजबूत होने के लिए, किसी भी देश के विकास के लिए, विद्यार्थियों के, शिक्षकों के, अभिभावकों के विकास के लिए। तो इससे क्या होंगी, इससे क्या होगी, मजबूती आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है जिसका मूल्य 10 रुपये है। उसके पास एक 5 रुपये का सिक्का है और 2 1 रुपये के सिक्के और 50 पैसे और 5 50 पैसे के सिक्के हैं। उसे साबुन खरीदने के लिए और कितनी धनराशि की आवश्यकता है? चलिए देखते हैं। संगीता के पास संगीता क्या साबुन खरीदना चाहती है, तो उसके पास कुल धन कितना है, पहले ये देख लेते हैं अपन। ठीक है, मतलब साबुन का मूल्य कितना है, 10 रुपये है, लेकिन उसके पास पैसे कितना है, 5 रुपये का सिक्का है। ठीक है, 5 रुपये कितना सिक्का है, एक सिक्का है। ठीक है, प्लस 2 1 रुपये के सिक्के हैं। ठीक है, तो 2 1 रुपये के सिक्के हैं। ठीक है, देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन कहा जाता है वैसे सब लिखते जाइए। आपसे मैं गारंटी लेता हूँ कि मैथ आपको बहुत आसान हो जाएगी। ऐसी ऐसी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। फिर क्या बोलता है 5 50 पैसे के सिक्के हैं, तो 5 कितने हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, तो टोटल कितना आ गया, 5 प्लस 2 प्लस एक कितना, चूंकि पैसे हैं तो कितना आएगा, 5 25 2.50 मतलब 2 रुपये 50 पैसे, तो कितना आएगा, 5 2 7 7 2 9, तो टोटल कितना आ गया, 9 रुपये 50 पैसे। मतलब संगीता के पास कितने पैसे हैं, 9 रुपये 50 पैसे हैं, लेकिन साबुन कितने की है, 10 रुपये की है। तो अब उसे कितने और धन किया सकता है, 50 पैसे की आ सकता है। ठीक है, तो 10 में आप 9.5 घटा दीजिए तो उसको कितने पैसे की जरूरत है, 0.50 की आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बढ़ते हुए क्रम में भिन्नों को समूह का चयन कीजिए। बढ़ते हुए क्रम में भिन्नों के समूह का चयन करना है। ठीक है, बिल्कुल करते हैं। 1/4 क्या ले सकते हैं, 0.25। 1/3 क्या ले सकते हैं, 0.33। और 1/2 क्या ले सकते हैं, 0.5। कैसे, देखिए 1/1 में 4 का भाग दें कितना आएगा, 0, ये 0, 2 2 चौको 8, कितना है 2, और फिर एक 0 और कितने बार जाएगा, 4 पंचे 20, कितना आ गया, 0.24 आ गया। ऐसे 1 में 3 का भाग दें कितने आएगा, 0, यहाँ 0 आ गया, 3 त्रिकाई 9। देखिए ये चीज़ बेसिक है, ये चीज़ आपसे आनी चाहिए। 1 फिर 0 3 त्रिकाई 9, ऐसे भाग देंगे आप 2 का। ठीक है, तो अब सॉल्व करके देखते हैं कि बढ़ते हुए क्रम में भिन्नों में समूह का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन क्या कहता है, ये 0.25। ठीक है, इससे बड़ा क्या है, 0.33। सही है, और इससे बड़ा क्या है, 0.5। ये तो पहला ऑप्शन ही आपका क्या हो गया, सही हो गया। क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम में हो गया, क्योंकि देखिए बढ़ते हुए क्रम का मतलब पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा। तो 0.25 क्या है, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा क्या है 0.33 और उससे बड़ा क्या है 0.5। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नीचे दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या क्या है, मतलब हमें बीच की जो संख्या वो क्या है। पहला क्या है, 1 6 15 10 45 66। देखिए 1 से 6 जाने में कितना है, +5, 6 से 15 जाने में +9। मैं तो कितना बढ़ा, 4 बढ़ा, मैं 4 और बढ़ाते हूँ तो 9 4 13।
13 लिख सकते हो तो कितना आ जाएगा, 15 में 13 कितना, 28 आ गया। और ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं 28 के आगे क्या पैटर्न बन रहा है। तो 28, तो 4 जोड़ रहे हैं तो 17, तो 28 में 17 जोड़ने कितना आएगा, 45, बिल्कुल सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित तालिका को पढ़िए। एक तरफ क्या दिया है, रक्त समूह दिया हुआ है, और एक तरफ क्या है, विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है। तो क्या बोलता है, सबसे अधिक और सबसे कम पाए जाने वाले रक्त समूहों का अनुपात ज्ञात करिए। ठीक है, सबसे अधिक और सबसे कम पाए जाने रक्त समूह का क्या करना है, हमको अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो सबसे अधिक पाए जाने वाले रक्त समूह में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 12 है। ठीक है, और सबसे कम रक्त समूह में पाए जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या ए बी में कितनी है, सबसे कम कितनी है, 3 है। तो अब 12-3 का अनुपात कितना आ जाएगा, 12:3 कितना आ जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 चौको 12 और 3 कम तो 4:1। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप क्वेश्चन को देख के मत डरिए, क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए, बिल्कुल आप इसको 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला ऑप्शन क्या कहता है, यदि एक पतंग की समूह कोण बराबर हैं तो वह आयत बन जाती। पहला ऑप्शन ही आपको पता चल गया कि सत्य नहीं है, मतलब आपका ऑप्शन नंबर पहला सही हो गया। क्यों, देखिए पतंग के समूह कोण क्या होता है, आपने अगर पतंग देखी होगी तो क्या वह आयत के रूप में होती है, नहीं होती। ठीक है, तो एक आयत बन जाती है क्या, नहीं बनती। तो इसीलिए आप क्या कहेंगे कि आपको पहला ऑप्शन ही सही हो गया। दूसरा क्या होता है, यदि एक आयत की सभी भुजाएं बराबर हैं तो वह वर्ग होगी, बिल्कुल सही। मैं क्या बताया था आपको कि आयत की सभी भुजाएं बराबर हों तो वह वर्ग बन जाती है, बिल्कुल बन जाती है। यदि तीसरा क्या बोलता है, यदि एक समचतुर्भुज की सभी कोण बराबर हो तो वह एक वर्ग बन जाता है, बिल्कुल बन जाता है। यदि एक, ये सभी क्या परिभाषाएं हैं, इन परिभाषाओं को आप याद रखिएगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछती हैं। यदि एक समानांतर चतुर्भुज के सभी कोण बराबर हों तो वह एक आयत बन जाता है, बिल्कुल सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही नहीं है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आमनी 36 सर्वांगसम वर्गों को अलग अलग प्रकार के आयतों में व्यवस्थित कर रही है। वह इन वर्गों का अलग अलग प्रकार के कितने आयत बना सकती है। देखिए बिल्कुल देखते हैं, कुल कितने वर्ग हैं। क्वेश्चन क्या होता है कि आपके पास कितने वर्ग हैं, 36 वर्ग हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। कुल कितने वर्ग हैं, 36 वर्ग हैं। तो कुल आयत कितने बन सकते हैं, एक तो यहाँ पे देखते हैं, पहले हम 1 गुणे 36 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर हम क्या लिख सकते हैं, इसको 2 गुणे 18 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर इसको क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 12 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए 36 से 36, 18 दूनी 36, 3 चौको 12, 12 36। फिर क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे, मतलब ऐसा कि 4 में किसे गुणा करेंगे कि 36 आ जाए, 9 को गुणा करेंगे 36 आ जाएगा। फिर 6 गुणे 6 कर सकते हैं। तो ये देखिए कि इन वर्गों द्वारा अलग अलग प्रकार कितने आयत बन सकते हैं। तो कितने आयत बन सकते हैं, 1 2 3 4 4 5, कितने बन सकते हैं, 5। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन आपको समझना जरूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन इस तरह का एक आता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, रुबीना ने कार से 4:50 बजे, मतलब 16:50 बजे अपनी यात्रा शुरू करती है और उसी दिन 21:15 बजे समाप्त हो जाती है। यात्रा पूरी करने में कितना समय लगा, इसमें सीधा सिंपल है। देखिए 16:50 शुरू की, 16:50 मतलब 4:50, तो 4:50 से 10 मिनट आप जोड़ लीजिए, कितना हो गया, 5 बज गया। तो कितना, 10 मिनट इधर जोड़ लीजिए, 10 मिनट इधर हो गया 5, और कितने पहुँच गई, 21:15 क्यों क्या लिख सकते हैं, 9:15 लिख सकते हैं। तो 5 से 9 कितने हो गया, 6 7 8 9, 4 घंटा इधर हो गए, और 10 मिनट ये था और 15 मिनट था, तो 4 घंटा 25 मिनट। तो 4 घंटा 25 मिनट आपका क्या है, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या है, 4 घंटे 25 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वह संख्या 100 में घटा दी जाती है। तो इस प्रकार प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान लीजिए कोई संख्या हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, कोई संख्या x मान ली। तो क्वेश्चन क्या कहता है, 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है। ठीक है, हम 100 में क्या किए, एक पूर्ण संख्या जोड़ दी, पूर्ण संख्या माने थे हम x मान। फिर क्या बोलता है, और फिर वही संख्या 100 में घटा दी जाती है, फिर वही संख्या 100 में घटा दी जाती है। तो दोनों संख्याओं का योग
ठीक है, हम फिर क्या करते हैं, 100 में घटा देते हैं, चूँकि योग पूछा है तो यहाँ पे योग लगा दिए, 100 माइनस एक्स। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना मिल जाएगा आपको, 100 कितना हो गया, 200 प्लस ये एक्स क्या हो जाएगा, प्लस एक्स माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, 200, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जैसे जैसे क्वेश्चन कहता जाए आप वैसे वैसे लिखते आइए, मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अधिक कम लंबा छोटा, अधिक कम लंबा छोटा, दूर समीप बड़ा छोटा आदि अवधारणाएं, दूर समीप बड़ा छोटा आदि अवधारणाएं हैं। पहला ऑप्शन क्या कहता है, देखिए पेडागॉजी का मतलब है आप बच्चों को किस हिसाब से उसके मनोविज्ञान को समझते हैं, तो आपको बच्चों के मनोविज्ञान के हिसाब से सोचकर ही उनको पढ़ाना है। तो हमें कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे समझाना है, वही गणित और शिक्षा शास्त्र का अर्थ दिया हुआ है। इसमें बहुत आपसे हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि जैसे बैंक रेलवे एसएससी में आते हैं, आपसे यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन उसके लिए आपको बच्चों की तरह समझ होना जरूरी है कि बच्चे क्या सोचते हैं। तो क्या बोला पहला ऑप्शन, तुलना के लिए स्पष्ट शब्द हैं। दूसरा क्या बोलता है, अस्पष्ट शब्द हैं, तो ये अवधारणा ये वाले पहला ही गलत हो गया। दूसरा क्या बोलता है, विलोम शब्द हैं जो गणित सीखने के लिए आवश्यक नहीं है, ये भी गलत हो गया। क्यों आवश्यक नहीं है भाई, ये तो आवश्यक है, ये भी गलत हो गया। दूसरा क्या बोलता है, सीधे शब्दों में अंग्रेजी भाषा विश्लेषण, गलत हो गया। चौथा क्या बोलता है, महत्वपूर्ण पूर्व संख्या अवधारणाएं, बिल्कुल सही है। ये क्या है, देखिए अधिक कम लंबा छोटा दूर समीप बड़ा छोटा, ये क्या है, महत्वपूर्ण प्री नंबर हैं। ये अवधारणाएं क्या है, बच्चों को व्यक्तिगत या वस्तुओं के बीच में आधारभूत तुलनाएं करने में सहायता करते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, बच्चे किसी भी दो वस्तुओं के बीच में क्या सकते हैं, अब इससे तुलना कर सकते हैं कि हमें किस चीज़ में क्या प्राप्त हो रहा है। तो ये तुलना, पहला ऑप्शन क्या था, स्पष्ट। अगर यहाँ पे ये अस्पष्ट नहीं होता तो ये ऑप्शन सही होता, लेकिन इसने क्या दिया, यहाँ पे अस्पष्ट लिख दिया है, इसलिए ऑप्शन पहला नहीं होगा। फिर दूसरा क्या है कि विलोम शब्द है जो गणित सीखने के लिए आवश्यक नहीं है, यहाँ नहीं लिख दिया, इसलिए ऑप्शन नहीं, गलत हो गया। फिर तीसरा बोला सीधे शब्द अंग्रेजी भाषा का विश्लेषण है, बिल्कुल ये भी गलत हो, क्योंकि अंग्रेजी भाषा कहाँ है यहाँ पे। तो चौथा आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कक्षाई शोध यह दर्शाते हैं कि अधिकांश विद्यार्थी गणित को उसी कक्षा में अन्य विषय में पढ़ते हैं जिससे उससे अधिक कठिन समझते हैं। गणित की प्रकृति का निम्नलिखित में से कौन सा पहलू इस भय को बढ़ाता है। देखिए, जब बच्चे गणित पढ़ते हैं तो उनके अंदर कौन सा भय ऐसा रहता है जो उनके भय को बढ़ाता है। पहला क्या है, गणित का विस्तृत ज्ञान भंडार, नहीं ये नहीं बढ़ाता। दूसरा, गणित में दिए गए प्रश्न कि उनके उत्तर होने की व्यापकता, बिल्कुल ये भी नहीं बढ़ाता। गणित में किसी समस्या का समाधान करने के लिए कई अलग अलग प्रणालियों की व्यापकता है। देखिए यहाँ पे यही क्या है, गणित का भय उत्पन्न करता है। क्या होता है, जब भी जैसे हम पहली दूसरी तीसरी चौथी बढ़ते जाते हैं तो क्या होता है, हमें गणित को सॉल्व करने की, गणित को हल करने की अलग अलग विधियाँ, हम प्रणालियाँ क्या होती हैं हमें मिलती हैं, जिससे हमको याद रखना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो यही क्या होता है, यही बच्चों को यही बच्चों के अंदर भय पैदा कर देता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही समझ में आ रहा है। चौथा क्या कहता है, गणित में प्राथमिक अवधारणाओं की अमूर्त प्रकृति, इसमें अमूर्त प्रकृति नहीं है, इसमें क्या है, मूर्त प्रकृति होती है। तो यह भी ऑप्शन नंबर 4 नहीं होगा। तो इसीलिए इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से किसमें गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम किया है। किसने गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम किया है, भास्कर 1। इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। ठीक है, भास्कर 1 ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। देखिए भास्कर 1 क्या होता है, खगोल और गणितीय विज्ञान के क्षेत्र में काम किया। इनके द्वारा कई रचनाएं की, जैसे कि महाभास्करी पुस्तक पाठ में 8 अध्याय हैं जो ग्रहों, ग्रहण और आदि के विषय से संबंधित हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, भास्कर 1, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय के शिक्षार्थी को भिन्न 2/3 और 4/6 की तुलना की कल्पना करने में मदद करने का सबसे उपयुक्त तरीका है। देखिए, जब भी आपसे तुल्यता की बात करता है तो क्या पूछा, विद्यार्थी
विद्यालय के शिक्षार्थी को भिन्न 2/3 और 4/6 के बीच तुल्यता की कल्पना करने में मदद करने वाली कौन सा उपयुक्त तरीका है। देखिए ये 2/3 ठीक है दिया हुआ है, और क्या 4/6, तो 4/6 में हम ऐसा क्या करें कि हमको क्या प्राप्त हो जाए 2/3, तब तो क्या होते हैं तुल्य होंगे, बराबर होंगे। तो हम इसको 2 से काटते हैं तो क्या आएगा 2 2 9 4 और 2 3 6, तो क्या प्राप्त हो गया 2/3 हमको प्राप्त हो गया। इससे भी क्या प्राप्त हो गया 2/3, तो ये क्या हो गया दोनों तुल्य हो गए। और ये कौन सी विधि है, मतलब जो संख्या को आप काट दें और उसके बराबर कर दें तो उसको बोलते हैं भिन्न डिस्क का उपयोग। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 100 लाख को निम्नलिखित में से जाना जाता है। 100 लाख को निम्नलिखित रूप से किससे जाना जाता है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। 100 लाख पूछा आपसे ना, देखिए 100 लाख, तो यहाँ पे आप 100 लिख लीजिए, फिर लाख में कितना होता है 5 जीरो होता है, 1 2 3 4 5। आपको जो बोला वही लिखना है। एक पहले 1 लिख लिए, फिर लिख लिए 100 लिख लिए, फिर लाख लिख लिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दशा लाख लिख लिए। ठीक है, लिख लिए, तो क्या होता, अब इसको पढ़िए, अब क्या हो गया पूरा, इसको पढ़िए क्या हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, क्या हो गया 1 करोड़ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा 36 30 का गुणनखंड नहीं है। कौन सा 36 30 का गुणनखंड नहीं है, चलिए गुणनखंड निकाल लेते हैं। किसका 36 30 का गुणनखंड निकाल लेते हैं, 36 और 30। ठीक है, क्या बोलता है यहाँ पे, पहले ये 2 से कटेगा तो 2 2 2 एकम 2, फिर 2 8 16, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, फिर किससे कटेगा 2 से जाएगा ना 3 से, 3 छंग 18, 3 5 15, फिर किससे आएगा 5 से आएगा, 5 एकम 5, 5 2 10, 5 एकम 5, फिर किससे जाएगा 121, 121 किससे आएगा 11, 11 ग्राम 121 11, तो गुणनखंड क्या हो गया 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 11 हो गया और 11 हो गया। ये क्या आ गया 36 30 के गुणनखंड हो गए। तो इसमें क्या नहीं है, 11 भी है, 3 भी है, 5 भी है, मतलब क्या ऑप्शन नंबर 4 नहीं है, 9 नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा 9 क्या है 36 30 का गुणनखंड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 5 -5 +5 -5 +5 -5 के विषम पदों का योगफल, मतलब जो विषम संख्याएं हैं उसका योगफल कितना होगा। देखिए पहले हम क्या कर लेते हैं, तो इस क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क के रूप में देता हूं। आपको इस क्वेश्चन को करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इसका आंसर क्या मिला। अगर नहीं बनेगा तो मैं आपको अगली कक्षा में इस क्वेश्चन का उत्तर दे दूंगा। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, और इस सीरीज़ को आप जरूर देखिए। ये सीरीज़ का 7वां पार्ट है। इसके पहले हमने इस प्रीवियस ईयर मेथड के 6 वीडियो अपलोड कर दिए हैं जो आपको CTET MP-TET में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।